नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी दोस्तों का प्रोग्राम एक मुलाकात के एक और संस्करण में। दोस्तों, शायरों ने मुलाकात के बारे में न जाने क्या क्या कहा है। किसी ने कहा है कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। किसी ने कहा है कि फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर किसी शायर ने कहा है कि ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है और आज उनसे पहली मुलाकात होगी। तरह तरह की बातें शायरों ने मुलाकात के संदर्भ में कही है। खैर, हमारा जो आज का विषय है वो किसी शायर या शायरों पर आधारित नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें ये बताती हैं कि एक मुलाकात की, एक किसी से रूबरू होने की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है एक मुलाकात का हमारे जीवन में, वो कितना बड़ा है, कितना अहम है। हाउ अ मीटिंग इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। ये है रेडियो उड़ान, जिस पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात। और आज इस प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं हूं आपका हमसफर, आपका दोस्त अमित भट्ट। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि दृष्टिहीन आज के जमाने में, आज के युग में बखूबी कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है और कर रहा है अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और जहां कहीं भी, घर में, घर के बाहर, तमाम साइटेड लोगों की भांति। और जॉज, जिसको कि हम जॉब एक्सेस विद स्पीच के नाम से जानते हैं, ये एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा एनवीडीए, विंडो आइज सरीखे तमाम एप्लीकेशन हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर पर एक दृष्टिहीन व्यक्ति काम कर सकता है, जिनको इन एप्लीकेशंस को, जैसे कि जॉज, एनवीडीए और तमाम तरह की और भी एप्लीकेशंस हैं, जिनको हम स्क्रीन रीडिंग एप्लीकेशंस के नाम से जानते हैं। तो एक दृष्टिहीन व्यक्ति के जीवन में, खासतौर पर कंप्यूटर का आज के युग में, आज के बदलते हुए परिवेश में क्या योगदान है, क्या महत्व है, और इस टेक्नोलॉजी के चलते एक दृष्टिहीन किस हद तक स्वावलंबी हो गया है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गया है। इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे और हमें बहुत सारी जानकारी देंगे आज के हमारे मेहमान, दिल्ली के द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के कंप्यूटर डिपार्टमेंट में सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत श्री राजपाल। सो फ्रेंड्स, soon we are going to talk to this gentleman, Mr. Rajpal, who is the guest of today's show on Radio Udan. राजपाल, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं लिसनर्स की जानकारी के लिए जानना चाहूंगा कि जब दृष्टिहीनों के लिए भारत में कंप्यूटर में क्रांति नहीं आई थी, यानी मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं 93, 94 में, जब शुरुआत ही हुई थी मानो कंप्यूटर की दृष्टिहीनों के लिए, और इसको लोकप्रियता तो फिर बाद में चल के लेट 90s में मिली कहना चाहिए। और उस समय 80-90 के दशक में तो दृष्टिवानों के लिए भी, साइटेड लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा पॉपुलर भारत में कंप्यूटर नहीं था। लेकिन 93-94 में जब दृष्टिहीनों के लिए धीरे धीरे कंप्यूटर शुरू हुआ, भारत में लोगों का इंटरेस्ट आगे बढ़ा, तो और उससे पहले, यानी कि जब आप स्कूल में रहे होंगे 80-90 के दशक में, द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में आपने अपनी स्कूलिंग की, तो कभी सोचा था कि कंप्यूटर में आप इस कदर आगे बढ़ जाएंगे और एक सीनियर इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे कंप्यूटर के क्षेत्र में? इसके बारे में मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप श्रोताओं के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करें। इसका तो कोई मतलब ही नहीं था कि जो चीज कोई एग्जिस्ट करती नहीं है उसके बारे में, तो मतलब ये तो एक कल्पना भी शायद नहीं थी ये कि ऐसा हो जाएगा। और हो सकता है कि जैसे कंप्यूटर
थोड़े से 80s में आ गए थे थोड़े बहुत दृष्टिवान लोगों के लिए, लेकिन उस टाइम हम लोग इतने छोटे थे कि हमें पता ही नहीं कि क्या कंप्यूटर, कुछ कभी कहीं न्यूज में बाई चांस आता भी होता, हमें पता भी शायद नहीं चलता था कि ये है क्या। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं होता कि मैंने कभी ये सोचा था कि मैं इस फील्ड में भी जाऊंगा या ये भी कोई फील्ड बनती है। तो कैसे शौक आपका हुआ कंप्यूटर की तरफ? आप वो लम्हे शेयर करना चाहें कि अचानक आपको लगा, कैसे आपको स्कूल में कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए आपको डाला गया कि आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए? शुरू में आपको अच्छा नहीं लगा, कुछ मजबूरी थी, या कोई एक रुझान आया? मतलब ये कैसे इंटरेस्ट बढ़ा आपका कंप्यूटर की तरफ? नहीं, देखिए, पहले मैं बताऊं कि कंप्यूटर की जानकारी कैसे हुई मुझे थोड़ी सी, कि मेरे स्कूल में ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में जब हम बाद में 11th-12th में जब हम थे, तो हमारे क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो हमको कंप्यूटराइज्ड मिलने लगे। तो उससे हमको, क्योंकि वहां पे ब्रेल प्रिंटर आ चुका था उस टाइम पे बीआरए में, तो उससे हमको ये लगा कि मेरे को मतलब ये लगा कि यार ये तो सही चीज है, थोड़ी सी कंप्यूटर क्या कमाल की चीज है कि जो कि हम लोग लिखते लिखते हाथ से थक जाते थे, और पुराने हमारे जो टीचर्स हैं वो हमको बताते थे कि हम रात भर तुम्हारे लिए किताबें लिखते थे, फिर दिन में पढ़ाते थे। मैंने कहा क्या बढ़िया वो है। एक तो थोड़ा सा यहाँ से तो मेरे को थोड़ी अवेयरनेस हुई, थोड़ा सा हमारे प्रिंसिपल और इंग्लिश के टीचर मिस्टर A.K. मित्तल थे, तो कुछ उन्होंने क्लास में हमें बताया कि इस तरह की चीज आ रही है बीआरए में और ऐसा ऐसा होता है। ये तो एक जानकारी की बात हुई। उसके बाद फिर खैर छोड़ दिया, कोई इस पे वो नहीं रहा। जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था तो उस टाइम मेरे क्लासमेट दो थे, तारा प्रकाश जो कि अभी इंडिया में नहीं है, वो यूएस में है, और दूसरे योगेश गुप्ता। इन लोगों ने मेरे से पहले वाले बैच में ट्रेनिंग की थी वहां से, बीआरए से। उसके बाद जब इनकी ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी तो इन्होंने कहा कि तू भी ये ट्रेनिंग कर ले, ये बहुत बढ़िया है। मैंने कहा नहीं भाई, देखो ऐसा है कि इंग्लिश में मेरा हाथ तंग है भैया, मैं नहीं कर सकता यार। तो उसमें तो कहते हैं कि सारा सब कुछ अंग्रेजी में होता है भैया, मेरे बस की बात है नहीं। तो कहते नहीं यार हमने भी तो कर लिया। मैंने कहा यार तुम लोगों ने कर लिया होगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता, इसमें क्या फायदा। तो पूरी रात, मतलब मैं आपको वो रात मैं कभी नहीं भूलता, पूरी रात हम लोग कॉलेज के हॉस्टल में पूरी रात घूमे तीनों, और इन्होंने मेरी वो काउंसलिंग की पूरी रात। हम उस रात सोए नहीं। ये बात है इसके 97 की 17 नवंबर की, सॉरी 16 नवंबर की। तो फाइनली सुबह नहाने धोने के टाइम तक ये तय हुआ कि तू 17 नवंबर की मॉर्निंग में ये तय हुआ कि तू आज जा रहा है, आज अच्छा ना लगे तो मत जाना, और अगर लगे तो फिर आगे देख लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस बात पे राजी हो गया कि चलो मैं आज जाता हूँ। तो भाई साहब वो 17 नवंबर का दिन था और आज तक मेरे हाथ से कभी कंप्यूटर छूटा नहीं है, कुछ ऐसा वो लगा। यानी कि ये है, ये बहुत मजेदार बात है कि शुरू में आपको जिस चीज के लिए इंटरेस्ट नहीं था, आपको आपके दोस्तों ने प्रेरित किया और आपको शुरू में मजबूरी लगी, और बाद में फिर आपको कंप्यूटर से इतना प्रेम हो गया कि आपने गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक अच्छी खासी जॉब भी कंप्यूटर के चलते छोड़ दी, कंप्यूटर के अफेयर में। ये बात सही है क्या? काफी हद तक सही भी है, और कुछ और दूसरे रीजंस भी शायद इसमें होंगे जी। वो मैं विस्तार से जानना चाहूंगा कि क्या क्या रीजन थे। हाँ, देखिए जब मैं गेल में गया तो उस टाइम इसका कोई ऐसा वो नहीं था कि परमानेंट जॉब होगी। उन्होंने 6 मंथ्स के लिए बोला था कि 6 मंथ्स के लिए आपको बुलाया जा रहा है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है, और ठीक ठाक पैसा आपको मिल जाएगा इस 6 महीने के दौरान।
तो ये हुआ ये कि बीआरए के पास ही ये ऑफर आई थी कि बीआरए को ही ये जो कैंडिडेट हैं वहां के लिए भेजने थे। उसमें उस टाइम कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे थे, तो हम ले देखे 3-4 लोग हम मिले वहां पे, और मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी वहां जाने का। मैं बताऊं अब वो मन क्यों नहीं था उस टाइम पे, शायद इसलिए कि यार ये कोई परमानेंट जॉब तो है नहीं, मैं क्यों जाऊं उसके लिए। इससे अच्छा तो मैं कहीं यहाँ काम करते करते थोड़ा सा, मैं वहां काम कर ही रहा था बीआरए में, मैं कहीं और किसी दूसरी चीज की तैयारी करता हूँ, मैं कुछ अपना पढ़ाई लिखाई करूंगा। खैर थोड़ा सा बीआरए का भी मेरे ऊपर प्रेशर एक वो रहा, उन्होंने वैसे तो प्रेशर नहीं डाला लेकिन साइकोलॉजिकल प्रेशर मेरे पर थोड़ा रहा कि नहीं तुम्हें इतनी अच्छी उस पे जाना चाहिए, इतनी अच्छी कंपनी में जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में रह कि यही सवाल आता था कि यार इतनी अच्छी कंपनी कह रहे मैं परमानेंट तो जा नहीं रहा 6 महीने के लिए, फिर क्या अच्छी। खैर फिर भी मैं मन मार के चला गया वहां पे, और भाई चांस वहां पे मेरा काम भी थोड़ा ठीक ही चला, मतलब मेरा मन भी उस टाइम के लिए लग गया। लेकिन वहां कुछ मेरे को एक अंदरूनी घुटन एक मेरे को होती रही, वो ये कि एक तो वहां पे कुर्सी से चिपक के बैठना है, आप हिल डुल नहीं सकते कहीं पे, ड्यूटी इतनी ऐसी, काम कुछ नहीं है लेकिन आप जा नहीं सकते। अब मेरे को ये लगता था अगर मेरे को काम नहीं है तो मैं कुछ और कर लूं, मैं अपना कोई और काम कर लूं, मैं कंप्यूटर में ही कुछ देख लूं। काफी टाइम तक तो मुझे वहां पे पीसी मेरे टेबल पे नहीं मिला, मैं काफी लड़ता रहा। खैर मैं बहुत, मेरे बॉस थे जो कि जनरल मैनेजर एचआर थे, मैं डायरेक्टली उनको रिपोर्ट करता था और उन्हीं का ऑफिस में देख रहा था। तो उन्होंने अपना कंप्यूटर रिजेक्ट किया, वो मुझे दिया और उन्होंने नया लिया, तो वो मुझे कंप्यूटर मिला। तब मेरे को थोड़ा सा वो आया, तो मैं अपने ईमेल वगैरह वहां पे देखने लगा। मुझे परमिशन, इंटरनेट भी अलाउड नहीं था मेरे टेबल पे, तो उन्होंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड मुझे दिया कि इससे तुम चलाया करो, तो मैंने वहां थोड़ा सा किया। फिर थोड़ा सा ये बात, वो कंप्यूटर ऑफिशियली आपको इशू नहीं किया गया, आपके मैनेजर ने पर्सनल जो आपके रिलेशन थे उसके आधार पे कहा कि भाई ये इंटरनेट नहीं, वो हुआ ऑफिशियल, हुआ तो ऑफिशियली उन्होंने, लेकिन ऑर्डर किया आईटी को कि भाई कंप्यूटर ये कंप्यूटर मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको आप कंडेम ना करके ये मेरे यहाँ पे दिया जाए। तो वो फिर आईटी से घूमता हुआ वापस मेरे पास आ गया। लेकिन उसमें मेरे बॉस का बहुत ज्यादा वो था, अदरवाइज तो मेरे को शायद मिलता नहीं वो कंप्यूटर कभी। खैर तो मेरा थोड़ा सा वहां पे टाइम पास होने लगा, मैं अपना काम तो करने लगा। ऑफिशियल काम तो कोई ज्यादा वहां था नहीं, अपॉइंटमेंट्स वगैरह का ही था, मतलब धीरे धीरे पैसा भी ठीक हो गया, तो मैं भी उसमें थोड़ा सा हो गया कि चलो यार पैसा तो मिल ही रहा है। लेकिन फिर मेरी अंदरूनी घुटन खत्म हुई नहीं कि यार ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मैं मतलब इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड में खैर बोलना चाहता हूँ, लेकिन अब ऑफ द रिकॉर्ड कैसे रहेगा ये, मेरे को किसी ने, मैं कोट नहीं कर रहा, किसी उसी ऑफिस के आदमी ने, जब मैं पहले दिन उस कुर्सी पे बैठा था तो मेरे दोनों हाथ पकड़ के कुर्सी पे बड़े प्यार से बैठाया कि ये कुर्सी आपकी है और यहाँ पे आपको 99% झूठ बोलना है। तो एक तो मेरे वही वो हो गया कि यार ये कैसी नौकरी है। मतलब लोग, मेरे जो फ्रेंड्स थे वहां पे, वो मजाक करते थे कि आपको हफ्ते में एक बार गंगा नहाना चाहिए, इतना झूठ बोलते हो। एक ये दिक्कत थी। दूसरा, मेरी फील्ड का काम नहीं, उसमें कुछ नहीं। मुझे फिर भी कहीं ना किसी, कोई अगर डॉक्यूमेंट आया तो मुझे किसी से लिखा पढ़ी करवाना ही पड़ा, मतलब किसी और से दिखवाना पड़ता था कि यार ये क्या है, ये इसको मार्क कर दो, तो मुझे करना ही पड़ता था। ये तो थोड़ी सी उस तरह की बात हो गई कि चलो, यानी वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं था वहाँ आपकी जॉब में, वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं था वहाँ। हाँ, दूसरे लोगों की मेंटेलिटी, मतलब अब हम आज की डेट में बैठ के ये बात करते हैं यार कौन सा फोन मार्केट में आया, कौन सा टेक्नोलॉजी, यार तू इंटरनेट कैसे चला रहा है, हम ये बात करते हैं। और वहां बात ये कहती थी यार एक बात है, अगर इस बार ओवर टाइम नहीं मिला तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, तनख्वाह तो सारे लोन में कट जाती है। इस तरह की बातें, मतलब पूरा मनी माइंडेड। तो उसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट था नहीं यार, ना तो हमारे पास पैसा है ना कुछ और, हम कहाँ उनमें बात करेंगे। खैर
ये जॉब का काफी वो हुआ, परमानेंट होने के हमारे ऑर्डर हो गए, सारा काम हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन, जो भी गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी हो गई। उसके बाद कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी आई कि हमको एक दिन मतलब रात शाम को ऑफिस के बाद रुकने के लिए बोला गया। 5:45 का टाइम था और बोला कि आप आधा घंटा रुक के जाना। और वो आधा घंटा ऐसा रुके कि 6 बजे जो है सीधा टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया और उसमें लिखा था योर ट्रेनिंग हैज टू कम एन एंड टू एन एंड। ये क्या हुआ? बस उस दिन से ही फिर मेरा वो हो गया कि नहीं यार ये तो क्या हो गया। एकदम से आदमी सड़क पे आ जाता है कि तो थोड़ा सा दिक्कत हुई। लेकिन बीआरए के लिए, ब्लाइंड रेडियो एसोसिएशन का मैं मतलब इतना वो करता हूँ कि ये 31 जनवरी की बात है। 31 जनवरी की शाम को मेरे को लेटर मिला और सुबह उनको बीआरए में कहीं से पता चल गया, तो वहां से खुद मेरे पास मेरी जो टीचर थी नीलू सुनेजा, उनका फोन आया कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने कहा ऐसा हो गया, तो बोला कि तू यहाँ आ हमारे पास। वहां गया, 2-3 दिन के अंदर अंदर सेटलमेंट हो गया कि इसको रखना है जैसे भी है। वो सब प्रोसेस हुआ और 19 फरवरी को, अब 10 साल भी मेरे को दोबारा से वहां पे हो गए। 19 फरवरी 2004 में मेरे को जो है वो वहां पे ऑफिशियली मेरे को चिट्ठी देके और रख लिया गया। ये है जी, यानी और फिर आपने केस भी जीत लिया, आपको पूरे उसमें केस हुआ, उसमें काफी वो लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत कुछ हुआ। कोर्ट का, इवन हाई कोर्ट का ऑर्डर भी हमारे फेवर में क्लियरली आया नहीं। केस भी किया हमने, उसमें कुछ दिक्कत रह गई हमारे एडवोकेट की। उस समय हमारे जो मेरा एडवोकेट था वही शिबू सोरेन का भी एडवोकेट था, तो वो उस पे ज्यादा ध्यान देते थे और हमारे केस पे कोई ध्यान हुआ नहीं। तो वो केस भी हमारे फेवर में आया नहीं और उस कोर्ट का ऑर्डर ये हुआ कि दोबारा से अपॉइंटमेंट हो और इनको अप्लाई करने का भी, इनको भी अप्लाई करने की परमिशन होनी चाहिए, ये हुआ। अब ये जो कि कोर्ट को मैं मतलब क्या बोलूं, किसी को अप्लाई करने के लिए कोर्ट तो शायद नहीं बोलेगा कि इनको होनी चाहिए, मैं फ्री हूँ, कर सकता हूँ। दोबारा वो हुआ, सब कुछ हुआ। हमने टेस्ट नहीं दिया कि नहीं हम टेस्ट नहीं देंगे, हमने सबने यही फैसला लिया कि हम टेस्ट नहीं देंगे। जब हम सिलेक्टेड हैं, हम रेगुलर रोल पे हैं, तो हम टेस्ट क्यों दें? अगर हम टेस्ट देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं, हमारे सारी फैसिलिटी सब कुछ दोबारा से होंगी। वो केस हमने वहीं खत्म कर दिया, छोड़ दिया, चलता रहा। लेकिन कुछ उनके अंदर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई और गेल से अपने आप हमारे पास कॉल आ गई कि आप आके एक बार मिल लो। तो मेरा मन नहीं था मिलने का, लेकिन फिर भी चलो, क्योंकि मेरे साथ बाकी 3 लोग और भी थे, तो मैंने कहा यार अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उन लोगों का भी होगा, तो मेरे पास काम है या मेरा मन नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी रोजी रोटी भी क्यों है, तो चलना तो चाहिए। हम दोबारा गए, बातचीत हुई, सारा सेटलमेंट हुआ, सब कुछ हो गया फाइनल कि हाँ अब आपको ज्वाइन करना है। तो फिर बहुत लोगों का मेरे ऊपर मेंटल प्रेशर आया कि अब तेरे को वहां पे ज्वाइन कर लेना चाहिए। मेरी वाइफ का भी, मेरे मदर इन लॉ का भी, सबका मेरे ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर था और इतना प्रेशर आया कि रात को सोना भी मेरा मुश्किल हो गया कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा जाने का मन नहीं और जो सोशल प्रेशर है वो इतना है कि भाई जाना ही पड़ेगा। मैंने रिजाइन कर दिया बीआरए से 1 महीने के नोटिस पे कि मैं 1 महीने, और वहां मैंने राइटिंग में दिया वहां से कि आप मैं इतने डेट से पहले ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं क्योंकि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, और तो जहाँ जो मेरा असाइनमेंट है मैं जब तक कंप्लीट नहीं करूंगा मैं वहां से नहीं छोड़ सकता। उन्होंने भी मेरे को बिना किसी उसके अलाउ कर दिया कि ठीक है आप उसी डेट को कर लो। लेकिन फिर जब वो डेट जैसे जैसे करीब आई, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती गई, यार अब तो जाना ही पड़ेगा यार। फिर मेरे जो हमारे बीआरए के डिप्टी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बहुत मेरे को कहा कि तू क्या सोचता रहता है, क्या ऐसा क्या है। तो मैंने उनको अपनी समस्या बताया कि ये समस्या है मेरे साथ में। तो उन्होंने एक बात बोली कि देखो ऐसा है कि हम किसी की प्रोग्रेस में रोकने वाले हम कोई नहीं है, अच्छा फ्यूचर है, अच्छा पैसा है, तेरे को वहां जाना चाहिए,
सबकी इच्छा है, और इच्छा को कभी कभी मारना भी पड़ता है, क्योंकि आगे कोई ऐसा नहीं है कि अकेले ही रहना है, बच्चे भी पालने हैं, सब करना है, तो तेरे को जाना चाहिए। लेकिन अगर तेरी जगह मैं होता तो मैं नहीं जाता। मैंने उसी सर में बोला कि सर मैं भी नहीं जा रहा हूँ। मैंने अपना रेजिग्नेशन उसी समय वापस लेने का फैसला कर लिया और चुपचाप मैंने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया। फिर गेल से फोन आते रहे कि आप आ क्यों नहीं रहे, तो फिर मैंने उनको यही बोला कि आप हटा अपनी मर्जी से सकते हैं, तो आप आना या ना आना तो मेरी मर्जी है ना, मैं नहीं आना। यानी आपने उस जॉब को, गेल की जॉब को आपने सेक्रीफाई कर दिया और अंत में फिर आपने यही उचित समझा कि बीआरए में ही जॉब को कंटिन्यू किया जाए। बिल्कुल, मैंने फिर यही वो किया। तो लेकिन अब जबकि आप बीआरए में हैं और कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि गेल में होते तो अभी शायद आपको पैसे ज्यादा मिलते, सैलरी आपकी ज्यादा होती, इस तरह के कभी ख्यालात आते हैं माइंड में? नहीं, कभी नहीं। जबकि उस टाइम लोगों ने बोला था कि तू 2-4 साल के बाद पछताएगा, लेकिन मेरे दिमाग में कभी नहीं आता। और मतलब ईश्वर की कृपा से यहाँ भी मेरा ठीक ठाक पैकेज है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वाइफ की भी जॉब है, तो पैसे की हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, तो अब मतलब एक नॉर्मल उसमें, और इससे ज्यादा क्या करें, कोई ऐसा वो नहीं है जी। तो हम ब्रेक के बाद आपसे अपनी बातचीत जारी रखेंगे, बदस्तूर कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात अपने और अपने ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। अच्छा, आपने अभी शुरू में कहा था कि आपको ऐसा लगा कि भाई अंग्रेजी में आपका हाथ तंग है तो कंप्यूटर क्या सीखेंगे। ऐसे आजकल युवाओं में ये एक मेंटलिटी है, तो क्या ये सही बात है? अगर कंप्यूटर किसी को सीखना है तो उसके लिए इंग्लिश की उसमें कितनी इंपॉर्टेंस है? क्या बहुत जरूरी है, या अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो कंप्यूटर आप सीख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल उसमें इंग्लिश आती है। ये मेरा भी तो क्या था, एक वही था कि मैं मेंटली मैं तैयार नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब एक हवा बन गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जब मैं पढ़ाता हूँ तो जबकि बहुत शुरू में यही कहा गया था कि पढ़ाने के लिए भी कि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है, और कोशिश भी मैंने की कि इंग्लिश मीडियम में ही थोड़ा कोशिश किया पढ़ाया जाए, लेकिन वो फिर कोई कामयाब हुआ नहीं। उसकी वजह यही है कि सारे तो ऐसे आते हैं कि जो कि हिंदी ही बोलते हैं, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, हमें शायद इसको हिंदी में ही इसको रखना चाहिए। और बेसिक इंग्लिश अगर आपकी है, आपको दूसरे की बात समझ आ रही है, तो इसका मतलब आपको कंप्यूटर को भी मैं दूसरा आदमी ही मानता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर, मैं हमेशा अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि कंप्यूटर को समझने के लिए आप ये मानो कि ये भी एक आदमी है, एक इंसान है, बस। तो जो फिर हमको एक दूसरे की बात समझ आनी चाहिए, उससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि जो भाषा का कंप्यूटर में कोई इतना यूज है नहीं। तो प्रेजेंटली अभी आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताएं। आपका जो कंप्यूटर का डिपार्टमेंट है, जो कंप्यूटर फैकल्टी है, वहाँ कब से जुड़े हुए हैं और क्या क्या डेवलपमेंट चल रही हैं? बैचेस के बारे में बताएं, वहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में बताएं। देखिए, हमारे पास जो मैं अगर इस सेंटर को क्योंकि मैं जब ये सेंटर खुला था तब भी मैं स्कूल में ही था, तो तब खुला है तब से, और आज तक की मैं सारी जो परिस्थितियां हैं वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका ये है कि जब खुला था ये कंप्यूटर सेंटर, तो और या जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो उस टाइम पे हालत ये थी कि 6-7 कंप्यूटर वहां पे होते थे, लेकिन वो विदाउट हार्ड डिस्क, उनमें कोई हार्ड डिस्क नहीं, फ्लॉपी से बूट होते थे, और एक सर्वर था जिस पे कि डेटा जाके सेव हो जाता था, सारा फ्लॉपी पे बूट होता था।
और आज की डेट में हमारे, उस टाइम एक लैब थी, आज की डेट में हमारे पास 3 तो फुल फ्लैश्ड लैब हैं और एक छोटी लैब है जो कि छोटे बच्चे उस पे अपना कुछ थोड़ी टाइपिंग वगैरह सीखते हैं। तो 3 तो फुल फ्लैश्ड हमारे पास लैब हैं और तीनों में विद लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ में जो कंप्यूटर हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। साथ में जो आपने बात पूछी है मेरे से फैकल्टी की, तो फैकल्टी में हमारा एक आईटी डिपार्टमेंट, एक हमने अभी पिछले 2 साल से आईटी डिपार्टमेंट एक अलग से बना दिया है। तो उसकी हेड है मिसेस नीलू सुनेजा, जो कि मेरी टीचर भी रही हैं, वो हेड है। और उनके बाद मैं खुद हूँ जो कि सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के रूप में हूँ। मेरे बाद एक है मिस्टर तौहीद आलम, वो साइटेड हैं, वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं। और इसके बाद एक और हैं मिस ईशा, वो जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं, वो भी साइटेड है। तो ये हम 4 लोगों की टीम है यहाँ पे जो बीआरए में। आप बहुत कंप्यूटर सैफी माने जाते हैं साहब, और टेक्नोलॉजी से लेस हमने आपको पाया है। आईफोन यूज करते हैं, कंप्यूटर के अलावा जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो अन्य डिवाइसेस हैं, चाहे वो ऑडियो डिवाइसेस की हम बात करें, ब्रेल एम्बोसर यानी ब्रेल प्रिंटर की अगर हम बात करें, सारी चीजें आप मैनेज करते हैं, बहुत सारी चीजें। कभी कभी प्रेशर आता है कि प्रेशर को कैसे फिर आप फेस करते हैं? प्रेशर, देखो मैं बताऊं कि प्रेशर मेरे ख्याल में मैं इन कामों को नंबर 1 तो मैं प्रेशर मानता नहीं हूँ। अगर काम मेरी फील्ड का है तो उसको मैं प्रेशर मानता नहीं हूँ। क्या बात। अच्छा, और अगर इसमें मेरे पास, अगर इन कामों के लिए मेरे ऊपर अगर इस तरह का प्रेशर आ भी जाए, तो मैं अपना जो मेरे पर्सनल काम है वो मैं छोड़ना पसंद करूंगा। मैं इसमें अपने जो काम है उसको मैं करना पसंद करूंगा। अपने काम से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं ऑफिशियल ड्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी फील्ड से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है, कोई भी बात है, तो मैं पहले वो करूंगा, उसके बाद मेरे दूसरे काम होंगे। इसके लिए मुझे कई बार ऐसा करना पड़ता है कि मेरी वाइफ और हम दोनों साथ आते जाते हैं, तो कई बार उससे मुझे झगड़ा करना पड़ता है कि ठीक है तू चले जा, गाड़ी भी ले जा, मैं अपने आप मैनेज करूंगा, जो भी करूंगा मैं अपने आप खुद आऊंगा। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ जाता है। आप 2 बार अपनी वाइफ की बात कर चुके हैं, एक बार ब्रेक में जाने से पहले और एक अभी, तो क्यों ना फिर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में ही कुछ बातचीत कर ली जाए। तो अपनी वाइफ के बारे में बताइए, आपके घर में कौन कौन है, कब आपने शादी की, कैसा चल रहा है, ये सब मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में आप हमारे लिसनर्स के साथ कुछ शेयर करें। मेरे शादी का अभी शायद कुछ जो कुछ चीजें हैं, शादी की जो वजह है वो उसमें शायद कुछ गेल का हिस्सा है, तो मैं वापस मुझे शायद गेल में आना पड़ेगा। मैं गेल में जब काम कर रहा था तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि भाई अब तो अच्छी नौकरी है, शादी वादी कर ले। मैंने बहुत मजाक में बता ऐसे कर दिया, ठीक है यार लड़की मिलेगी कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो बस इतनी बात हुई थी, इसके अलावा कोई बात हुई ही नहीं। उसके बाद अचानक से जो है संडे का दिन था, मेरे पास एक फोन आया कि यार तूने शादी के लिए कहा था, एक लड़की आई है और उसकी मदर आई हुई है, और तू उसको तू मिल ले आके। मैं उस टाइम पड़पड़गंज में एक मीटिंग में था। अच्छा, मेरा भी है कि मैंने कुछ नहीं सोचा, कोई वो नहीं है, मैंने वहां पे बोला कि भाई मेरे को जाना पड़ रहा है, कोई अर्जेंट कोई मेरे से मिलने के लिए आया तो मेरे को जाना पड़ेगा। मैं वहां से मीटिंग के बीच में से ही उठ के और चल दिया। फिर मैंने ऑटो में सोचा कि मैं उठ के चल तो दिया, लेकिन ऐसा क्या, मैंने तो कोई सोचा नहीं क्या बात करूंगा, किससे मिलना किससे में। तब मैंने दिमाग लगाया कि नहीं यार अभी तो नहीं मिलना ठीक नहीं, ये तो सही वो नहीं है कि अचानक कैसे मिलने किसी की मदर से, जानता नहीं, और मैं अपनी शादी के बारे में मैं क्या बात करूंगा। खैर फोन पे मैंने बात की, मैंने बताया कि ये हुआ,
तो मेरी अभी जो मदर इन लॉ है उन्होंने बहुत प्रेशर डाला कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन मैंने उस टाइम पता नहीं क्यों मैंने बहुत क्लियर कट उसमें कह दिया कि लड़की से मैं मिल सकता हूँ, आपसे मैं अभी नहीं मिलूंगा। काफी उसमें फिर वो जैसे जैसे मैनेज हुआ कि मैं थोड़ा कभी कभी मेरे को जिद्दी भी कहते हैं लोग कि क्योंकि मैं जो ठान लेता हूँ मैं कर लेता हूँ, चाहे काम में हो चाहे किसी उसमें हो। इस मामले में अपने ऑफिस में भी बदनाम हूँ कि अगर इसका काम करने का मन नहीं है तो फिर नहीं करेगा, बार बार मत बोलो इसको, छोड़ दो, या करना है तो ये करके छोड़ेगा, इसको खाने के लिए मत बोलो, अपने आप ही खाया जाएगा। तो मैंने अपनी बात खैर बनवाई, मैं लड़की से मिला और उसकी सिस्टर भी साथ में थी, दोनों से मैं मिला, मैंने बातचीत हुई, उसमें बस हुआ इतना ही है कि टेलीफोन नंबर वगैरह शेयर हुए और ये सब हुआ। फिर वो धीरे धीरे मेरे ख्याल फोन पे बात होने से कुछ ऐसा होने से कि हम लोगों की बात होने लगी और हम उस पे नतीजे पे पहुंच गए कि चलो अब हम शादी करेंगे। अच्छा, अब जब ये शादी करेंगे वाली बात तय हो गई तभी गेल का झटका लग गया। ओहो। उसी टाइम जब ये फाइनल हो गया तो मैंने सबसे पहला फोन शायद मैंने इसी को किया कि अब ऐसा है कि अब शादी वाली बात भूल जाना, क्योंकि मैं अब आ गया हूँ सड़क पे, अब मेरी नौकरी गई, इसलिए अब शादी की बात तो करने की कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। ठीक है हम फ्रेंड्स हैं, वो ठीक है, लेकिन शादी अब नहीं करूंगा मैं, क्योंकि भाई अब मेरे ऊपर भी वो है कि अगर किसी को घर में लाना है, कोई आएगी, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरी ड्यूटी है कि उसको भी मैं डार्क में ना रखूं। और इसकी जॉब हो गई थी, लेकिन ये इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी IITO पे है, उसमें जॉब कर रही है, तो इसकी जॉब हो गई थी। तो इसका एक वो था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी करूंगी तो आपसे ही करूंगी, नहीं तो मैं करूंगी, इसका उस टाइम ये वर्डिंग थी। क्या बात है साहब। तो फिर उसमें जो है हमने कुछ ज्यादा वो नहीं किया, वो जैसे कि बताइए कि मैं बेरोजगारी के दिन भी मैंने 10-12 दिन से ज्यादा बिताए नहीं, दोबारा जॉब हो गई। तो 2005 23 जनवरी को हमारी शादी हो गई। अब बच्चे भी होंगे। उसके बाद फिर हाँ, मेरा एक बेटा है, अभी 8वां साल चल रहा है उसका, 2nd क्लास में पढ़ रहा है जी। तो ये लाइफ का एक हिस्सा है। आपने कहा कि गेल के कुछ आपके खराब एक्सपीरियंसेस जरूर रहे होंगे, लेकिन कहते हैं कि खराब या अच्छा ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, लाइफ में साथ साथ चलते हैं। अगर आपके वहाँ कुछ इस तरह के थोड़ा सा कहना चाहिए कि हार्ड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे गेल में, लेकिन इस बात के लिए शायद आप गेल को हमेशा याद करेंगे कि आपकी शादी, आपकी जो लाइफ पार्टनर हैं वो आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जैसे भी हो, वो गेल के संपर्क में आने के बाद आपको आपकी लाइफ पार्टनर आपको आपका हमसफर मिला। हाँ, क्योंकि बिल्कुल कह सकते हैं इस बात को। मैं मतलब ये मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि हर पेरेंट्स सोचता है कि भाई उसकी लड़की जो है वो कहीं अच्छी जगह पे अच्छे लड़के से हो जो कि अच्छा काम करता हो। तो गेल का नाम था तो शायद उन्होंने मतलब कभी बताया तो नहीं, लेकिन शायद यही सोचा होगा कि गेल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी में जॉब करता है, तो ये तो रहा होगा। बहुत लोग, अच्छा इसमें एक और भी है, मैं सॉरी कि उसके बाद मैंने इसको भी फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए मैंने बोला, BRA से इसको भी कंप्यूटर ट्रेनिंग करवाई। तो बहुत लोगों का मानना ये भी है कि शायद ये वहां पे स्टूडेंट थी तो इनकी लव मैरिज हुई है वहां पे। एक दिन किसी एक रेडियो उड़ान के प्रोग्राम में ही बात चल रही थी कि आपकी शादी कैसी हुई, तो वहां मैंने बताया था उनको कि शायद इनका अफेयर वहां पे हुआ है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि शायद वहां से इनका वो फ्रेंडशिप हुई है। जी, एक बार मैं फिर से टेक्नोलॉजी पे आना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि क्या क्या जरूरी डिवाइसेस हैं जो आप यूज करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। सेल्फ इंडिपेंडेंट तो आप निश्चित रूप से हैं ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं आप, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो या अदर डिवाइसेस हो, वो आपकी लाइफ को किस तरीके से सुखद बना रहे हैं और उससे आपको क्या एडवांटेज है उसके जो आप यूज कर रहे हैं।
देखो, पहला तो कंप्यूटर, जो कि सब चीजों की जड़ है। कंप्यूटर चाहे मैं 2 दिन ऑन ना करूं, लेकिन मेरा कंप्यूटर खराब अगर हो जाए तो जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगी ढंग से, मैं खाना नहीं खा पाता ढंग से। कंप्यूटर हो गया। दूसरा मोबाइल फोन कोई मेरे ख्याल नई बात नहीं है, जो कि सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन हाँ, मोबाइल फोन के बिना भी मेरा काम नहीं चलता है। और मोबाइल में मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी लेटेस्ट आ जाए तो वो मोबाइल शायद लिया जाए। वो उसकी वजह ये नहीं है कि ये मेरा कि मैं मतलब ये वो करना चाहता हूँ कि मेरे पास सबसे लेटेस्ट फोन है। मेरा ये रहता है कि इसमें अगर किसी ने, मैं इस फील्ड में हूँ, अगर इसके बारे में अगर किसी ने मेरे से पूछ लिया तो मेरे पास कोई आंसर नहीं होगा। इसलिए मैं हर डिवाइस को मैं शायद ट्राई करना चाहता हूँ। कोई और भी बोलता है, बहुतों के पास, मेरे पास भी हालांकि समय थोड़ा कम रहता है आजकल, लेकिन कि भाई मेरा फोन में ये दिक्कत आ गई या मैं नया फोन खरीद रहा हूँ तो मुझे ये सेटअप करके, तो मैं आई लव टू डू दिस कि पहले मैं करूँ। क्यों? एक तो उसकी मदद तो होगी, जो होगी छोड़ो, उससे मुझे कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा ये रहता है कि हाँ, कम से कम मेरे को उस मॉडल का, पर्टिकुलर मॉडल का भी पता चलेगा इसमें किस तरह की दिक्कत आती है, ताकि दूसरे को मैं आराम से सजेस्ट कर सकूं। मैं आईपॉड में यूज करता हूँ, आईपॉड 5 मेरे पास है अभी। तो आईपॉड से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एक तो इसमें ईमेल वगैरह भी मेरे चलते फिरते, इमरजेंसी जो अर्जेंट ईमेल होते हैं वो मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो लेकिन जो सबसे अच्छा जो मुझे इसमें लगा, जो कि मैं रात को इसको अपने बिस्तर में लेके सोता हूँ और मैं रात को न्यूज पढ़ते हुए सोता हूँ। कब मेरे हाथ से गिरता है ये मुझे पता नहीं। डेली का मेरा रूटीन यही है, जब भी मैं सोऊंगा तो मैं अपना इसको लेके और न्यूज पढ़ता हुआ सोऊंगा। उससे मेरे को जो फायदा हुआ, वो ये हुआ कि किसी, अभी दिल्ली में बहुत जो उसमें राजनीति के मामले में माहौल बहुत गर्म है, काफी दिनों से गर्म चल रहा है, तो उसके हर जगह बात, अगर मेरे पास शायद, मुझे ऐसा कभी लगता है कि अगर ये नहीं होता तो मैं शायद उन लोगों के साथ में बात भी नहीं करने में शायद इतना वो नहीं रहता, क्योंकि इतना टाइम मैं टीवी वगैरह में बहुत कम देखता हूँ, टीवी वगैरह बिल्कुल ना के बराबर देखता हूँ, कभी नहीं। तो मेरे पास शायद वो जो डेली अपडेट है वो होता नहीं, तो मैं बात नहीं कर पाता। और अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी भी बारे में बात कर ले तो हाँ मैंने पढ़ा है, वो यहाँ पे नहीं ये आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं लिखा उस वाले चैनल पे, उस पेज पे, उस पेपर में ये लिखा हुआ, मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो मेन टेक्नोलॉजी है मैं यूज करता हूँ। इंटरनेट के बारे में भी बहुत ज्यादा मैं, हाँ जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जब इतने बड़े स्तर पर आप 24 आवर्स ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो कभी कभी आप ऊब नहीं जाते, कभी कभी तंग नहीं आ जाते कि भाई आप कभी रिफ्रेश होने का मूड करता होगा, टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर जाने का मन करता होगा? ब्रीफली बताएं हमारे श्रोताओं को, तब क्या करते हैं आप? मैं वैसे खैर टेक्नोलॉजी से दूर जाने का मन मेरा वैसे करता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये बोला जाए कि अगर कभी मेरे पास टाइम हो, फ्री अगर टाइम हो, तब मैं जरा थोड़ा सा कुछ गाने वगैरह में सुनता हूँ, गाता तो नहीं हूँ, गाने वगैरह सुनता हूँ। और अगर डे टाइम है और थोड़ा सा मैं थका हुआ ऐसा लग रहा है कि बैठने में मुझे कोई दिक्कत, मेरी सबसे कमजोरी एक मेरी ये है कि बिस्तर दिखने के बाद फिर मेरे से बैठा नहीं जाता है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। तो अगर मैं थका हुआ नहीं हूँ और मेरे को कोई चेस खेलने के लिए मिल जाए तो मैं चेस खेलना ज्यादा पसंद करता हूँ। और अब चलने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या मैसेज आप छोड़ना चाहोगे विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए
कंप्यूटर की कितनी आवश्यकता है, कितनी अनिवार्यता है, और जो लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग करना चाहते हैं द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से, तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, और क्या मैसेज अंत में आप युवाओं के लिए देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से? मेरा मैसेज तो यही है कि टेक्नोलॉजी को, आज की डेट में भी टेक्नोलॉजी को लोग हवा समझते हैं। जैसे एंड्रॉइड फोन की बात अगर हम करें तो उसमें ये लेते हैं कि भाई टच स्क्रीन हम कैसे चलाएंगे, तो बहुत मुश्किल है। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार हाथ उस चीज में हाथ डाल के तो देखिए, आप खुद पीछे नहीं हटेंगे, आप खुद कहेंगे वाह ये तो क्या चीज है। तो टेक्नोलॉजी से कभी पीछे ना हटे, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिसने कि मेरे ख्याल में हम लोगों को इतना सिर उठा के बोलना सिखाया है ब्रेल के बाद, कि हम खुले आम, हम हर चीज पे हम बात कर सकते हैं, हर टॉपिक पे हम डिस्कस कर सकते हैं, केवल टेक्नोलॉजी की वजह से। और इसमें लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, थोड़ा बहुत बैरियर हो सकता है, लेकिन बेसिक लैंग्वेज अगर आपकी उस चीज में है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ना डरे। और टेक्नोलॉजी के बिना आने वाले समय में किसी का भी, टेक्नोलॉजी अगर आपके पास नहीं है तो आप इलिटरेट हैं। क्योंकि जैसे पहले अगर किसी जो चलता कहते थे कि अगर नाम लिखना आ गया तो वो साक्षर हो गया, ऐसे ही अगर आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी आ गई तो आप साक्षर हैं, नहीं तो आप नहीं हैं। मैं तो ये मानता हूं। और दूसरा आपने क्या पूछा था? अगर जो लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग करना चाहते हैं द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के कंप्यूटर, हाँ, जो लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग करना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन से, तो उनको मैं ये बता दूं कि हमारा 4 महीने के 2 बैच होते हैं, और एक बैच होता है 2 महीने का। कोर्स कंटेंट जो है वो तीनों बैच के सेम है। जो 2 महीने वाला बैच है उसमें थोड़ा सा फास्ट करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादातर पहले मतलब हमारा ये था कि जो टीचर्स हैं स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो आए, या जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो आए, तो ताकि वो लोग एजुकेशन से और हर चीज से जुड़े हुए, तो उनके थोड़े से जो समझने की, सीखने की जिज्ञासा और पावर जो है वो ज्यादा होती है, तो उन लोगों के लिए किया था, इसलिए वो थोड़ा फास्ट चलता है। बाकी दोनों का कोर्स कंटेंट सेम है। और अगर किसी को भी ये कोर्स करना है तो उसके लिए कोई पैसा नहीं है, फ्री हॉस्टल है, कोई कोर्स की कोई फीस नहीं है, किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। साथ में अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है rajpal007@gmail.com, स्काइप आईडी है rajpal007, और मेरा सेल नंबर है 9811551648। और आप ब्लाइंड रिलीफ के ईमेल एड्रेस पे भी लिख सकते हैं। ब्लाइंड रिलीफ का ईमेल आईडी है blindrelief@gmail.com, और वहां के जो नंबर्स हैं आप उन पे भी कॉल कर सकते हैं, 65650969 और 65656970। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। और दिल्ली के बाहर के जो श्रोता हैं वो इन नंबर से पहले 011 लगाना ना भूलें, ठीक है ना साहब? हाँ बिल्कुल, और मोबाइल नंबर है तो उस पे आप केवल 0 लगा दें। जी। तो भाई राजपाल, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं के साथ बहुत सी रोचक बातें की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमारे लिसनर्स के साथ प्रोग्राम एक मुलाकात में रेडियो उड़ान पर। स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी मुलाकात राजपाल के साथ।
जो कि द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिल्ली में सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि राजपाल जी ने बताया कि किस प्रकार और कहां बैचेस हैं, खासतौर पर द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में कंप्यूटर के, तो जो लोग कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, वो आप राजपाल जी के द्वारा बताए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और या BRA दिल्ली में कांटेक्ट करके वो आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं और आपकी कोई भी फीडबैक अगर आप भेजना चाहें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी का पता है amit@radioudan.com और दूसरी ईमेल आईडी में भी आप ईमेल हमें पोस्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है mail@radioudan.com। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।